वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन द लेक्चर सीरीज ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स का सबसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। आपको ध्यान होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में न्यूक्लियर कंपोजिशन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस एंड न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, इन सब आर्टिकल्स को कंप्लीट कर लिया था। आज मैं जो मेन फोकस रखूंगी वो बाइंडिंग एनर्जी पे होगा, बट बाइंडिंग एनर्जी का इनिशियल जो स्टेप है दैट इज न्यूक्लियर मास। वहां से हम उसका इनिशिएट करेंगे। न्यूक्लियर मास जो है वो मास डिफेक्ट के साथ कनेक्टेड है एंड देन बाइंडिंग एनर्जी। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन तीनों आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे और इसमें ये भी देखेंगे कि किस तरीके से ये आर्टिकल एक चेन की तरह एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। गॉट माय पॉइंट? तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ यहाँ पे न्यूक्लियर मास। अगर आपको ध्यान हो तो जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस आर्टिकल का डिस्कशन कर रहे थे तब मैंने आपको ये आर्टिकल करवाया भी था और बड़ा ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो न्यूक्लियस का मास जो होगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को प्लस करके ही हमें न्यूक्लियस का मास मिलेगा। गॉट माय पॉइंट? जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ी सी आपको एक कैलकुलेशन भी करके दिखाई है कि Z क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, mp एक प्रोटॉन का मास, तो ZmP इज अ टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। गॉट माय पॉइंट? इसी तरीके से न्यूट्रॉन्स जो हैं उनके लिए अगर मास कंट्रीब्यूशन देखी जाए तो A माइनस जेड जो है ये टोटल नंबर है न्यूट्रॉन्स का और Mn एक न्यूट्रॉन का मास है। तो A माइनस जेड मल्टीप्लाइड बाय Mn डिनोट्स द मास ड्यू टू टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखा जाए तो न्यूक्लियस इन दोनों से मिलकर बना है, तो न्यूक्लियस का मास जो होना चाहिए वो इन दोनों का सम होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ZmP प्लस A माइनस जेड Mn, बट ये हमारी कैलकुलेशन कहती है और बेसिक प्रॉपर्टी करते टाइम पे मैंने ये इक्वेशन वहां पे लिखी भी थी स्टूडेंट्स। बट प्रैक्टिकली जब हमने देखा तो हमें ये मिला कि न्यूक्लियस जिन न्यूक्लियन से बना है, अगर मैं उनका टोटल मास फाइंड आउट करती हूँ तो वो मास न्यूक्लियस से ज्यादा आ रहा था। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट्स, फिर आप उससे देखना, आपको ज्यादा समझ में आएगा। मान लो ये न्यूक्लियस जो है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है, तो मैं आपको जस्ट एग्जांपल ग्राम्स में दे रही हूँ क्योंकि आप डेली लाइफ में ग्राम जो नोटेशन है वेट की वो यूज कर लेते हो। मान लो प्रोटॉन का वेट 10 ग्राम है, जो भी टोटल प्रोटॉन है आपके पास वो कितना वेट कंटेन कर रहे हैं, 10 ग्राम। सेम ऐसे ही न्यूट्रॉन का वेट मैंने ले लिया 5 ग्राम। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल वेट कितना हुआ, 15 ग्राम। तो न्यूक्लियस का वेट 15 ग्राम ही होना चाहिए क्योंकि ये इन्हीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। लेकिन जब हमने, हमारी कैलकुलेशन तो यही कहती है कि न्यूक्लियस शुड हैव वेट 15 ग्राम अगर ये 10 ग्राम प्रोटॉन और 5 ग्राम न्यूट्रॉन से बना हुआ है तो। बट प्रैक्टिकली हमने क्या देखा कि न्यूक्लियस का मास 15 ग्राम से कम आ रहा था। गॉट माय पॉइंट? अब मैं आपके पास जनरल डिस्कशन में आती हूँ एग्जाम्पल को छोड़ के कि हमें प्रैक्टिकली क्या मिला कि न्यूक्लियस जिन कंपोनेंट से बनकर मिलकर बना है उनका मास न्यूक्लियस के एक्चुअल मास से ज्यादा आ रहा था। और ये जो मास में डिफरेंस आ रहा है दैट इज नोन एज मास डिसअपियरेंस या फिर मास डिफेक्ट, क्योंकि मास बराबर नहीं है और इसका मतलब है यहाँ पे कुछ ना कुछ मास क्या हुआ है, मिस हुआ है। गॉट माय पॉइंट? तो अब मैं इस टर्म की तरफ जा रही हूँ स्टूडेंट्स, मास डिफेक्ट। स्टूडेंट्स, मास डिफेक्ट में हमने अभी अपने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि न्यूक्लियस का मास न्यूक्लियन के मास से हमेशा कम आ रहा था। ठीक है, मींस जब हम इन न्यूक्लियंस को एक साथ इकट्ठा लाकर न्यूक्लियस बना रहे हैं तो कुछ मास डिसअपियर हो रहा है, तभी तो न्यूक्लियस का मास कम है। तो ये जो डिफरेंस हुआ दोनों मासेस में, किन किन मासेस में, न्यूक्लियन के मासेस में, ये चीज, ये न्यूक्लियन का मास था ना जिससे आपका न्यूक्लियस बना है, माइनस न्यूक्लियस का मास।
इन दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं डिसअपियर्ड मास या फिर मास डिफेक्ट। इसको मैं इस सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगी स्टूडेंट्स। पूरे इस सिलेबस के ड्यूरिंग हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करेंगे इस चीज को। और ये जो मास डिसअपियर्ड हुआ है ना स्टूडेंट्स से, यही मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा और यही एनर्जी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखती है। मींस दिस disappeared mass is responsible for binding the nucleons inside the nucleus. Hence we can say that this disappeared mass is directly related to your binding energy concept. Got my point? कि मास डिफेक्ट क्या क्लियरली समझ आ गया होगा कि जिन न्यूक्लियन से आपका न्यूक्लियस बना है उनके मास में और आपके न्यूक्लियस के एक्चुअल मास में जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज मास डिफेक्ट और अ मास डिसअपियर्ड। और ये जो मास डिसअपियर्ड हुआ है यही बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट होता है जो न्यूक्लियन को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखते हैं। गॉट माय पॉइंट? तो स्टूडेंट्स अब हम प्रोसीड करते हैं अपने मेन आर्टिकल पे बाइंडिंग एनर्जी। और अब आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि न्यूक्लियर मास से कैसे मास डिफेक्ट का कंसेप्ट सामने आया और मास डिफेक्ट किस तरीके से बाइंडिंग एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहीं से हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन भी निकल के आई है स्टूडेंट्स कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है। ये वो एनर्जी है जो किसके इक्विवेलेंट है, जो आपका मास डिसअपियर्ड हुआ है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो आइंस्टाइन की इस रिलेशन को, E इज इक्वल्स टू mc²। ठीक है, मैंने वही रिलेशन स्टूडेंट्स यहाँ लिखी है, बस थोड़ा सा मैंने सिंबल्स में यहाँ पे चेंजेस किए हैं। मैंने E के सबस्क्रिप्ट में B का यूज किया है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, मींस ये बाइंडिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेल्टा एम मास डिफेक्ट जो हमने पीछे निकाला उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और C आपको पता है स्पीड ऑफ अ लाइट। तो एक डेफिनेशन बाइंडिंग एनर्जी की ये भी निकल के आती है कि बाइंडिंग एनर्जी इज अ एनर्जी which is equivalent to the mass disappeared in the formation of nucleus. Got my point? और आप ये भी कह सकते हो स्टूडेंट्स कि जैसे मैंने अभी कहा कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन जिस एनर्जी से बाउंड है उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। तो मैं दूसरी टर्म में ये भी कह सकती हूँ कि न्यूक्लियन को अलग अलग करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। तो मैंने नेक्स्ट पॉइंट में यही मेंशन किया स्टूडेंट्स, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स। कि जो न्यूक्लियॉन्स एक न्यूक्लियस के अंदर हैं उनको अलग करने के लिए या उनको सेपरेट आउट करने के लिए आपको जितनी एनर्जी चाहिए होगी वही आपकी बाइंडिंग एनर्जी है। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ड्यूट्रॉन का। ये एग्जाम्पल मैं आपको स्टार्टिंग से देती आ रही हूँ, चैप्टर स्टार्ट हुआ तब से हम ड्यूट्रॉन के एग्जाम्पल को ही स्टडी कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ भी इसी एग्जाम्पल को लिया बिकॉज यू आर मच फैमिलियर अबाउट दिस एटम। तो आपको पता है कि ड्यूटेरियम का जो न्यूक्लियस होता है दैट इज ड्यूट्रॉन, उसमें एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तो इसका मतलब है उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो उसका मास होना कितना चाहिए, ये होना चाहिए ना। जैसे देखो Z1, A माइनस जेड की वैल्यू भी 1, MP मैंने मास ऑफ प्रोटॉन पुट किया, Mn मास ऑफ न्यूट्रॉन पुट कर दिया। और ये जो मैंने लिखा हुआ M कैपिटल N, इट डिटरमाइन द एक्चुअल मास ऑफ द ड्यूट्रॉन। तो यहाँ पे मैंने ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस, ध्यान रखना ये न्यूक्लियस ड्यूट्रॉन का जो है, जो ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस है उसका एक्चुअल मास है। तो यहां से हमने देखा कि इस मास में डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस माइनर ही है, एक डेसिमल के बाद का डिफरेंस है, बट स्टूडेंट जब ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो इसकी हाई वैल्यू हो जाती है बिकॉज डेल्टा एम इज मल्टीप्लाइड बाय C²। और आपको पता है कि एक C में 10 की पावर 8 जो है वो साथ में मल्टीप्लाई होता है। तो अब यहां से आपके पास डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है, 0.0024 AMU। मींस जब ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस जो फॉर्म होता है तो उस टाइम पे इतना मास डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, और यही मास बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है जिस वजह से ये प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बाइंड रहते हैं। गॉट माय पॉइंट? तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपसे डिस्कस किया बेसिक डेफिनेशन
और एक एग्जाम्पल डिस्कस किया आपके साथ कि बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट किस तरीके से हम प्रोसीड कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ एक्सप्रेशन डिस्कस कर रही हूँ बाइंडिंग एनर्जी का, कि हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली भी कैसे समझ सकते हैं, कैसे इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। मैं न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी, बट एक्सप्रेशन यहाँ देखो। आपने एक न्यूक्लियस लिया, ठीक है, और ऐसा न्यूक्लियस है जिसके साथ एटॉमिक नंबर जो एसोसिएट करता है दैट इज जेड, और जो मास नंबर एसोसिएट करता है दैट इज ए, ठीक है। तो मास डिफेक्ट अभी आपने निकाला जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एन, ठीक है। और यहाँ पे ये नोटेशंस आपको पता है स्टूडेंट्स, एम पी इज अ मास ऑफ ईच प्रोटॉन, एम एन इज अ मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन, जेड इज अ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड दैट न्यूक्लियस, A minus Z is a total number of neutron inside this nucleus and Mn is the actual mass of the nucleus. Got my point? तो अभी आपने रिलेशन पढ़ा है डेल्टा M is into C square, इससे हम बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। मैंने ये डेल्टा M की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये बन चुका है। गॉट माय पॉइंट? अब स्टूडेंट्स मोस्टली आप मास ऑफ न्यूक्लियस की बात नहीं करते, आपके पास मास एटम का होता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये एक्सप्रेशन जो है ये थोड़ा सा कॉमन आए, फैमिलियर एक्सप्रेशन बने, और फैमिलियर तभी बनेगा जब यहाँ पे मास ऑफ न्यूक्लियस ना आकर मास ऑफ एटम आए। और आपको भी पता है अगर मैं न्यूक्लियस के मास में इलेक्ट्रॉन्स का मास भी ऐड कर दूं तो वो एटम का मास बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे प्लस जेड एम ई माइनस जेड एम ई भी कर दिया। जेड जो है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और एम ई एक इलेक्ट्रॉन का मास है। इक्वेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े इसलिए मैंने उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों ही कर दिया। गॉट माय पॉइंट? अब स्टूडेंट्स ये जो सब्सट्रैक्शन वाला फैक्टर है इसको मैंने इसके साथ, सॉरी ये एडिशन वाला जो है ना इसको मैंने इसके साथ एड अप कर दिया। तो इन दोनों टर्म्स से जेड कॉमन आ गया और आपके पास क्या रह गया एम पी प्लस एम ई, और इस सेकेंड टर्म को मैंने एज सच रख लिया। अब एक टर्म ये रहेगी हमारे पास और एक ये लास्ट वाली रहेगी, इन दोनों को मैंने लास्ट में ही रख लिया। अब इन दोनों से माइनस बाहर कॉमन आ सकता है तो मैंने उसको बाहर रख लिया। अब स्टूडेंट्स ये क्या बन गया, ये न्यूक्लियस का मास और इलेक्ट्रॉन का मास, जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मास ऐड करोगे तो एटम का मास बन जाएगा। तो ये चीज आपके पास आ गई मास ऑफ एन एटम। तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से रख दिया। और ये भी आपको पता है इसको आप मास ऑफ हाइड्रोजन एटम भी लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया इसको। तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन एटॉमिक फॉर्म में जो आया है वो ये आया है स्टूडेंट्स। इसका बहुत ज्यादा यूज होगा न्यूमेरिकल्स में, हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे भी। गॉट माय पॉइंट? इस एक्सप्रेशन से आप किसी भी मतलब एटम के लिए बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। मैंने यहाँ एटम इसलिए बोला स्टूडेंट्स क्योंकि मैं यहाँ पे एटम का मास यूज करूंगी, बाकी बाइंडिंग एनर्जी तो हम न्यूक्लियन की ही निकाल रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स कितनी एनर्जी से बाइंड हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज आपने नोट की हो तो बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास डिसअपीयर्ड, मीन्स जितना ज्यादा मास डिफेक्ट होगा बाइंडिंग एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है द मोर टाइटली न्यूक्लियॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस। गॉट माय पॉइंट? तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, ये तो बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन थी। जस्ट मैंने डेल्टा एम की वैल्यू रख दी, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड भी कर दिए, सब्ट्रैक्ट भी कर दिए। एक टर्म को मैंने प्रोटॉन के साथ रखा और एक को न्यूक्लियस के साथ रखा और उसको एटॉमिक फॉर्म में उसका एक्सप्रेशन निकाल दिया। तो स्टूडेंट्स ये एक्सप्रेशन हमारा मैथमेटिकल बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करने में यूज होगा, इसको आप अच्छे से कर लेना। अब मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स आपके साथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। अभी मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया वो था बाइंडिंग एनर्जी, और अब मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। स्टूडेंट्स ये टर्म जो है ना इट इज मोर फंडामेंटल एज कंपेयर टू बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी आपको बताती है कि पूरे न्यूक्लियस को अगर आपने डीकंपोज करना हो तो आपको कितनी एनर्जी चाहिए, जबकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको बताती है कि न्यूक्लियस में से आपको एक न्यूक्लियन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए।
ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? अब आपको पता है, मान लो मेरे पास किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है, और उस न्यूक्लियस में 14 न्यूक्लियन है, तो मैं क्या कहूंगी कि इन 14 की 14 न्यूक्लियन को अलग करने के लिए मुझे इतनी एनर्जी चाहिए। मैं आपसे पूछूं कि एक के लिए कितनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, बाइंडिंग एनर्जी को 14 से डिवाइड कर दोगे। यही चीज मैं यहाँ करने वाली हूँ कि पूरे न्यूक्लियस को डिकम्पोज करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको आप टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दो, तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगा। ये आपके पास न्यूक्लियस की फॉर्म का एक्सप्रेशन है। सेम ट्रीटमेंट जो मैंने पीछे की उसको करोगे तो ये एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा। गॉट माय पॉइंट? मींस यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियस का मास है, यहाँ प्रोटॉन का मास है, सेंटर वाली टर्म सेम है दोनों में। तो यहाँ पे एटॉमिक फॉर्म में लास्ट टर्म जो है वो मास ऑफ एटम है, सेकेंड टर्म सेम है, और फर्स्ट टर्म में मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है। दैट्स व्हाई दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज इन द टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस। अब स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से तो आपको बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन समझ में आ गया होगा, पर मैं आपको एक डायग्राम से भी बताती हूँ स्टूडेंट्स, आपको ज्यादा विजुअलाइज होगा उससे। ये देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बनाए हैं आपके पास। इसमें ये न्यूक्लियस जो है ये डीकम्पोज हो रहा है और सभी न्यूक्लियन सेपरेट आउट हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इसमें सिर्फ एक न्यूक्लियन यहाँ से बाहर निकला है, ठीक है। मींस ये जो प्रोसेस हो रहा है इसमें जिस एनर्जी की जरूरत होगी दैट इज बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि आपने डेफिनेशन में बोला है बाइंडिंग एनर्जी इज अ एनर्जी used to decompose a nucleus into its constituent nucleons। जबकि यहां आप क्या कर रहे हो, एक न्यूक्लियन को बाहर कर रहे हो, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी यूज होगी दैट इज नोन एज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्सट्रैक्ट वन न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो हम इसको कह सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। गॉट माय पॉइंट? तो मैंने ये डायग्राम इसीलिए बनाया स्टूडेंट्स ताकि आपको अच्छे से विजुअलाइज हो कि बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में क्या डिफरेंस है। गॉट माय पॉइंट? अब स्टूडेंट्स मैं आपके साथ थोड़ा सा सिस्टमेटिक्स के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की। आपको अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो जब मैं आपके साथ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रही थी न्यूक्लियस की, तब मैंने आपके साथ मासेस की थोड़ी सी कैलकुलेशन की थी और मैंने वहां पे आपको कहा था कि 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ द कार्बन 1 कार्बन एटम मास। मींस एक AMU क्या है, कार्बन 12 के एक एटम के मास को जब आप 12 से डिवाइड करते हो दैट इज 1 AMU। और वहां पे मैंने आपको ये चीज भी कही थी कि मैंने कार्बन ही क्यों लिया, क्योंकि कार्बन एक स्टैंडर्ड एटम है, क्योंकि उसका एक्चुअल मास और उसका मास नंबर दोनों सेम होते हैं। बस वही पॉइंट हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या चीज बोली थी वहां पे कि कार्बन टेकन एज अ स्टैंडर्ड एटम बिकॉज इट्स मास नंबर एंड एक्चुअल मास आर सेम, पर और किसी एटम के लिए ऐसा नहीं है। वही चीज मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। देखो स्टूडेंट्स, जब हम एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं ना मासेस की, तो हमें ये पता लगता है कि सभी के सभी न्यूक्लियस जो है या एटम की बात कर रहे हो आप, क्योंकि मास नंबर हम एटम का बोलते हैं, तो मासेस जो है ना एटम के दे आर वेरी क्लोज टू द होल नंबर, ठीक है। जैसे किसी का आप मान लो कि 1.001 इस टाइप से मास आ गया, ठीक है। तो अगर मैं कार्बन स्केल की बात करूं तो वहां पे हमने देखा कि कार्बन का एटॉमिक मास एग्जैक्टली 12U था, जबकि उसका मास नंबर भी 12 है, उसका एक्चुअल मास भी 12 है। मींस इसके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा। जबकि अगर आप इसके अलावा और किसी भी एटम को चेक करोगे तो वहां पे मास नंबर और एक्चुअल मास में डिफरेंस है। कहीं पे मास नंबर ज्यादा होगा, कहीं पे एक्चुअल मास ज्यादा होगा। अब मैं आपसे वही डिस्कस कर रही हूँ कि किन का एक्चुअल मास ज्यादा है और किन के लिए मास नंबर ज्यादा है। तो अगर आप बहुत ही लाइट न्यूक्लियाई की बात करो, मतलब जिनका मास नंबर 20 से कम हो, या बहुत ज्यादा हैवी जिनका मास नंबर 180 से ज्यादा हो, इन दोनों ही केसेस में हमने ये ऑब्जर्व किया कि एटम का जो एक्चुअल एटॉमिक मास है वो उसके मास नंबर से ज्यादा है। आई रिपीट इट कि
या तो न्यूक्लियस बहुत लाइट या न्यूक्लियस बहुत हैवी है, तो उधर हमने मेजरमेंट में ये पाया कि एटॉमिक मास जो एक्चुअल है सिस्टम का, दैट इज ग्रेटर देन देयर मास नंबर। ठीक है, जबकि जो न्यूक्लियस 20 से 180 की रेंज में है, मतलब जिनका मास नंबर 20 से 180 के बीच में है, उसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि उनका एटॉमिक मास जो है वो, मतलब उनका जो एक्चुअल मास है वो उनके मास नंबर के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, मैं इस चीज को रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा लाइट या बहुत ज्यादा हैवी है तो एक्चुअल मास ज्यादा है, या 20, बट अगर 20 और 180 के बीच में देखें तो आपके पास मास नंबर ज्यादा है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ दो टर्म्स यूज कर रही हूँ बार बार, एक एटॉमिक मास और एक मास नंबर। अगर मैं बोलूं एटॉमिक मास मींस मैं एक्चुअल जो उस एटम का मास है मैं उसकी बात कर रही हूँ, और अगर मैं मास नंबर बोल रही हूँ तो मींस वो नंबर हमने उस एटम को असाइन किया होता है, जो आप पीरियोडिक टेबल में भी बहुत बार देखते हो, और वो नंबर इंटीजर ही होता है। ठीक है, और वो बहुत क्लोज होता है उसके एक्चुअल मास के। अब क्लोज है तो या तो थोड़ा सा ज्यादा होगा या कम होगा, तो हमने वही चीज यहाँ डिस्कस की है कि एक्चुअल मास जो है वो मास नंबर से ज्यादा है, लाइट, वेरी लाइट और वेरी हैवी के लिए, और बीच की रेंज में उससे वाइस वर्सा है। मैंने स्टूडेंट्स इसको ना थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में भी लिखा है, आपको वहां से इसके बारे में ज्यादा समझ में आएगा। ये देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे डाटा लिखा है। पहली बात, आपको इस डाटा को क्रैम करने की जरूरत नहीं है, ये डाटा सिर्फ आपको विजुअलाइज करने के लिए, आपको सिर्फ ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं स्टूडेंट्स, और बाकी ये डाटा वन बाय वन आपको ऐड नहीं करना। देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एटम्स मेंशन किए हैं कुछ, यहाँ पे मैंने उनका एटॉमिक मास लिखा है, और अभी मैंने बोला एटॉमिक मास मींस देयर एक्चुअल मास, और यहाँ मैंने उनका मास नंबर लिखा है। अब आप देखो, वेरी लाइट में मैंने लिया था 20 से नीचे वाले, ठीक है, और वेरी हैवी में मैंने लिए थे 180 से ऊपर वाले। तो आप देखो, तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है मैंने, मास 1.007825, और मास नंबर कितना है 1। तो इसका मतलब इन एटम्स के लिए एटॉमिक मास की वैल्यू ज्यादा है, मींस उसका एक्चुअल मास ज्यादा है एज कंपेयर टू देयर मास नंबर, तो इस डिफरेंस की वैल्यू उसके लिए पॉजिटिव आएगी। सिर्फ कार्बन ही एक ऐसा एटम है जिसका एक्चुअल मास भी 12 है और उसका मास नंबर भी 12 है, दैट्स वाई ये डिफरेंस उसके लिए 0 होता है, और हम इस एटम को स्टैंडर्ड एटम लेकर चलते हैं और इसी को एज अ स्केल यूज करते हैं सभी एटम्स के मास को डिटरमाइन करने के लिए। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप बात करो तो ये बीच की रेंज आ गई, ठीक है। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो एटॉमिक मास और मास नंबर में नेगेटिव साइन लगाया मैंने, मींस इनका एक्चुअल मास जो है वो कम है एज कंपेयर टू देयर मास नंबर। फिर अगर आप बहुत ज्यादा हैवी पे जा रहे हो तो वही स्टेटस मिलेगा आपको जो आपको वेरी लाइट पे मिला था। ठीक है, तो मींस ये टेबल आपको बता रहा है कि ये जो मास का डिफरेंस आ रहा है इसको मैंने मास डिफेक्ट लिखा है स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड एटम के लिए है, दैट इज कार्बन 12। गॉट माय पॉइंट। तो स्टूडेंट्स यहां से हमने ये स्टडी किया कि सिस्टमेटिकली बाइंडिंग एनर्जी जो है वो एटॉमिक मास और मास नंबर से कैसे कनेक्टेड है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने बाइंडिंग एनर्जी में इस कंसेप्ट को क्यों डाला, क्योंकि यहीं से हमें सिस्टमेटिक स्टडी करने को मिली। जैसे हमने यहाँ पे पार्ट्स में डिवाइड किया, वेरी लाइट, वेरी हैवी और इंटरमीडिएट एटम्स। ठीक है, ये बिल्कुल शार्प नहीं है, जैसे मैंने बोला 20 से नीचे, ठीक है, तो बिल्कुल शार्प नहीं, मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि लगभग 20 से नीचे वाले ऐसा बिहेव करेंगे और 180 से ऊपर वाले ऐसे बिहेव करेंगे और 20 से 180 वाले ऐसे बिहेव करेंगे। इट इज अ रफ डिवाइडेशन ऑफ द एटम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेबिलिटी एंड बाइंडिंग एनर्जी। गॉट माय पॉइंट। अब स्टूडेंट्स यहां से ना एक कंसेप्ट निकल के आता है, पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, मींस बाइंडिंग एनर्जी, पैकिंग फ्रैक्शन, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं किस चीज पे, कि न्यूक्लियन न्यूक्लियस के अंदर कैसे बाउंड है। आपको बाइंडिंग एनर्जी तो होप सो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बाइंडिंग एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो न्यूक्लियन को न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखती है,
और उस एनर्जी की वैल्यू उस न्यूक्लियस के लिए उतनी ही ज्यादा होगी जहां पे मास डिसअपियर्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा जो कैलकुलेशन की मेजर्ड वैल्यूज की वो देखा कि ये मास नंबर वो हैं जो हमने उनको असाइन किए हैं और ये उनके एक्चुअल मासेस हैं, तो हमने यहाँ पे उनका बिहेवियर देख लिया। अब नेक्स्ट जो आपके पास हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे ना स्टूडेंट्स, दैट विल बी पैकिंग फ्रैक्शन, बाइंडिंग एनर्जी कर्व एज वेल एज देयर न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स पैकिंग फ्रैक्शन जो है उसको मैं इस टेबल से ही कनेक्ट करके आपको करवाऊंगी। तो इस चीज का ध्यान रखना आप कि आपको पैकिंग फ्रैक्शन करने के लिए यहां तक के कंसेप्ट अच्छे से करने हैं। और बाइंडिंग एनर्जी कर्व में मैं सभी एटम्स की बात करूंगी, उनके सभी न्यूक्लियस की बात करूंगी कि किन की बाइंडिंग एनर्जी किस रेंज में है, किसकी बाइंडिंग एनर्जी कांस्टेंट आएगी और किन की बाइंडिंग एनर्जी कम आएगी और क्यों आएगी, और बाइंडिंग एनर्जी कर्व की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। और ये डिस्कस करने के साथ साथ हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगला आर्टिकल या अगला लेक्चर जो होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बट उसके लिए बेस आपका ये वाला लेक्चर है, इसको अच्छे से स्टडी करो आप। कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद आर्टिकल पैकिंग फ्रैक्शन एंड बाइंडिंग एनर्जी कर्व। थैंक यू।